Hello guys, welcome to our YouTube channel. Myself Pawan Kumar and I'm a Scale 1 officer. देन हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज चल रही थी जिसके 11 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट पार्ट हमने किया था मनी मार्केट का। मनी मार्केट के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कैपिटल मार्केट करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैपिटल मार्केट एक ऐसा टॉपिक है, इसे जा तो आप तब समझ सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का रहा हो, क्योंकि थोड़े टेक्निकल शब्द हैं। उसके अलावा यह आप तब समझ सकते हैं जब आपने बैंकिंग के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि कैपिटल मार्केट में आते हैं वो कंप्लीट कर लिए हो। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे हो, तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को अपनाते हैं। सबसे पहले इसमें जो टर्म्स आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं, उनको समझते हैं। उनको कैसे समझेंगे? कैपिटल मार्केट से पहले जितने भी और बैंकिंग के टॉपिक्स हैं उनको करके, तो उनको करते हैं। आज हमारा टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, यानी कि एनपीए का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंकिंग की बेसिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर आप बैंकिंग में जाते हैं फिर भी आपको एनपीए के बारे में टोटल जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। आपकी जो पहले ट्रेनिंग होगी उसमें सबसे पहले आपको एनपीए के बारे में ही बताया जाएगा, क्योंकि ये आज के टाइम पर बैंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, एनपीए होता क्या है सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। अगर आसान भाषा में बताऊं तो ये होता है कि किसी पर्सन ने बैंक से लोन लिया, किसी पर्सन ने या फिर किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, लेकिन उसको ये जो लोन है वो वापस बैंक को चुकाना था, लेकिन वो किसी भी वजह से बैंक को लोन नहीं चुका पाया, चाहे वो जानबूझकर हो या फिर कोई और वजह रही हो। तो बैंक को इससे क्या हुआ? इससे लॉस हुआ। तो बैंक ने जो लोन इसको दिया था वो बैंक की क्या थी? एसेट थी, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगी। तो ये हो गया एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूँ। ये हमारा रहा लोन, उसके बाद आता है बैंक, उसके बाद हमारा आता है डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट बैंक की क्या है? डिपॉजिट बैंक की लाइबिलिटी है, डिपॉजिट बैंक का दायित्व है। यानी कि हमारा जो डिपॉजिट है जो बैंक में पड़ा है, तो बैंक का ये दायित्व बनता है कि उस डिपॉजिट की रक्षा करे, और जब भी हमें उस डिपॉजिट की नीड हो, उस जमा की नीड हो, वो जमा हमारे वापस दे दिया जाए। तो ये बैंक की क्या है? लाइबिलिटी है, और इससे बैंक को लॉस ही होता है। लॉस क्यों होता है? क्योंकि बैंक इस पर हमें इंटरेस्ट देता है। लेकिन लोन जो है वो बैंक का एक एसेट है। अगर बैंक ने आपको लोन दिया तो उससे बैंक को क्या मिलेगा? उससे बैंक को मिलेगा इंटरेस्ट, उससे बैंक को होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये हमारी क्या है? एसेट है। जब तक इससे प्रॉफिट हो रहा है, जब तक इससे इंटरेस्ट बैंक को मिल रहा है, तब तक तो ये है परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, जब लोन मिलना बंद हो जाए, सॉरी, जब इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाए, जब प्रॉफिट मिलना बंद हो जाए, तब ये क्या हो जाएगी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब एनपीए के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। 90 डेज तक इंस्टॉलमेंट पे ना होने पर बैंक द्वारा वह एसेट, यानी कि वह जो लोन है, वो एनपीए की श्रेणी में रखा जाता है। अगर हमने बैंक से एक लोन लिया है, उस लोन की जो किस्त है, उस लोन का जो इंस्टॉलमेंट है, वो 90 डेज यानी कि 3 महीने तक पे नहीं हुआ है, तो बैंक द्वारा उस एसेट को, उस लोन को जो है वो एनपीए की श्रेणी में रख दिया जाएगा। अब एनपीए की श्रेणी भी काफी अलग अलग होती है, लेकिन इन केस ऑफ फार्मर, अगर फार्मर है तो उसने लोन लिया है अपनी फसल को बोने के लिए, अपनी फसल को काटने के लिए, वगैरह वगैरह, तो क्या होगा? तो दो क्रॉप सीजन, जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती हैं, उनमें अगर 2 क्रॉप सीजन ड्यू होते हैं तो उसका लोन एनपीए हो जाएगा। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन कैप क्रॉप होती हैं, ठीक है, लंबी अवधि की जो फसलें होती है, उनमें एक क्रॉप सीजन ड्यू होने पर उनका जो लोन है वो एनपीए हो जाएगा। अब एनपीए के काफी सारे क्लासिफिकेशंस हैं। कैसे? अगर 1 से 30 दिनों तक लोन ड्यू होता है तो उसे एसएमए 0 की श्रेणी में रखा जाता है। एसएमए यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट। ठीक है, तो उसे क्या रखा गया है? एसएमए 0 की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर 31 से 60 डेज तक लोन ड्यू होता है तो क्या होगा? उसे एसएमए 1 की श्रेणी में रखा जाएगा। और 60 टू 90 डेज तक अगर किस्त ड्यू होती है तो उसे एसएमए 2 की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, एनपीए डिक्लेयर हो गया, उसके 12 महीने तक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट बोला जाता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं। कैसे? इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से। अगर 90 डेज तक कोई किस्त ड्यू हो जाती है
उस 90 डेज के अगले 12 महीने तक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती है, तो इस कंडीशन में उसे किस स्टैंडर्ड में रखा जाएगा? तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे सब स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। अब उसके बाद भी अगर 12 महीने तक नहीं होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डाउटफुल एसेट। उसके बाद भी अगर ये नहीं होता है तो ये लॉस एसेट मानी जाती है, उसे ऑडिट में जो है वो लॉस सेक्शन में दिखा दिया जाता है। ठीक है, दोबारा से सुनिए। अगर कोई इंस्टॉलमेंट 90 डेज तक पे नहीं होती है तो उसे क्या बोलेंगे? एनपीए। अगर 90 डेज के आफ्टर 12 मंथ भी ये किस्त पे नहीं होती है तो उसे क्या बोलेंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट। इसके 12 मंथ्स भी अगर किस्त पे नहीं होती है तो इसे क्या बोलेंगे? डाउटफुल एसेट। ठीक है, और इसके बाद भी अगर किस्त नहीं मिलती है तो इसे बोलेंगे लॉस एसेट। ये सारे क्लासिफिकेशन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वो बाद में आप पढ़ लीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट है वो। अब हमारा मानना ये है कि पहले 90 डेज हुए, उसके बाद 12 मंथ हुए, उसके बाद 12 मंथ हुए, फिर ये लॉस हो गया। क्या बैंक इसके लिए कुछ नहीं करेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बैंक इसको प्राप्त करने के लिए कुछ ना करे। तो कुछ रिकवरी के जो होते हैं, रिकवरी के टूल्स भी होते हैं, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसको याद करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या है? द रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टॉलमेंट एक्ट 1993 में बना था। ठीक है, क्या है? दोबारा से पढ़िए। द रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टॉलमेंट एक्ट 1993 में बना था। इसके तहत दो अलग से कोर्ट बनाए गए हैं। सबसे पहला डीआरटी, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल, दूसरा है डीआरएटी, डेप्थ रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल। इसके थ्रू जो है वो इसको रिकवर किया जा सकता है। टोटल डीआरटी 39 है ऑल ओवर इंडिया में और डीआरएटी टोटल 5 है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और इलाहाबाद में। ठीक है, ये कुछ रिकवरी के टूल्स है। अब रिकवरी का एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है जिसके बारे में आपको पता होगा लेकिन आपने पढ़ा ज्यादा नहीं होगा, और वो है सरफाइसी एक्ट। 2002 में बना था ये सरफाइसी एक्ट। और इस सरफाइसी एक्ट में से एक ऐसा क्वेश्चन जो कि एवरग्रीन क्वेश्चन है वो है इसकी एब्रीविएशन, यानी कि इसकी फुल फॉर्म। काफी सारे बच्चों को इसकी फुल फॉर्म याद नहीं होती है, लेकिन एक बार अगर आपने इसकी एब्रीविएशन याद कर ली तो आप कभी नहीं भूलेंगे। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। दोबारा से बोलिए। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। काफी एवरग्रीन ये एब्रीविएशन है जो कि बैंकिंग में पूछी जाती है। अब इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि 1 लाख तक के लोन पर सरफाइसी एक्ट लागू नहीं होगा। उस कंडीशन में बैंक को खुद ही लोन जो है वो रिकवर करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें कृषि भूमि को बेच नहीं सकती। अगर किसी ने बंदे ने अपने मकान पर लिया है, ठीक है, अपनी दुकान पर लोन लिया है या फिर किसी भी और चीज पर लिया है तो उसको बेचकर जो है वो इसकी रिकवरी की जा सकती है। लेकिन अगर वो कृषि भूमि है तो इस कृषि भूमि को बेचा नहीं जा सकता कभी भी। ठीक है, जैसे आप रिकवर करें वो आपकी मर्जी, लेकिन आप बेच नहीं सकते। 60 डेज पहले नोटिस देना होगा। अगर उस पर सरफाइसी एक्ट लगाया जा रहा है किसी पर्सन पर तो उसको 2 महीने पहले यानी कि 60 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। 80% लोन अगर अमाउंट रिकवर हो जाती है तो एक्ट लागू नहीं होगा। किसी बंदे के 10 लाख का लोन है, अगर उस बंदे ने 8 लाख भर दिए हैं ऑलरेडी तो इस 2 लाख को रिकवर करने के लिए उस पर सरफाइसी एक्ट लागू नहीं किया जाएगा। आगे नोट भी है वो याद रखिएगा। भूमि को बिकने से बचाने के लिए व्यक्ति डीआरटी जा सकता है, डीआरटी से स्टे ऑर्डर ला सकता है, जो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल था। अगर आपकी भूमि बिक रही है और आप स्टे ऑर्डर लाना चाहें तो आप डीआरटी से स्टे ऑर्डर ला सकते हैं। ठीक है, डीआरटी में सुनवाई ना होने पर आप डीआरएटी भी जा सकते हैं, यानी कि अपर भी जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इसी प्रकार से डीआरटी में सुनवाई नहीं होती है तो डेप्थ रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी आप जा सकती है। लेकिन यहाँ अगर आप अपील करते हैं तो पहले आपको अपने बकाया लोन अमाउंट का 50% जमा करना होगा। ठीक है, डीआरटी और डीआरएटी किसी में भी आप तभी केस जाते हैं जब अमाउंट 20 लाख से ऊपर होती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा था आपका
नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपको लगेगा कि क्या मतलब पढ़ा दिया गया, कुछ भी इसमें इतना नहीं था, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए हैं, ज़्यादा डीप में आपको नहीं बताया। कुछ बेसिक बताया है, एनपीए होता क्या है, उसके रिकवरी टूल्स बताए हैं, कितने प्रकार की एसेट उसमें क्लासिफिकेशन होती है वो आपको बताया, और इतना कुछ ही पूछा जाता है। बाकी इसमें से आज तक तो पूछा नहीं गया। अगर आपकी किस्मत खराब है और अब पूछ लिया जाए तो फिर उसका क्या ही कह सकती है। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में एक अलग न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।